हालांकि वो कम पढ़ा लिखा था, लेकिन नकली नोट बनाने में उसका कोई जवाब नहीं था। वो इन नकली नोटों को डिब्बों में भरकर सस्ते दाम पर बेचता था। अपने इस हुनर से उसने बिना मेहनत के काफी पैसा कमा लिया। लेकिन एक दिन जब वो करेंसी बदलने गया तो दुकान वाली ने मना कर दिया। उसने इशारे से शीशे में देखने को कहा। तब शान को पता चला कि पुलिस वहां खड़ी है। नकली नोट बेचना एक संगीन जुर्म है जिसके लिए उसे उम्र कैद हो सकती थी। भागते वक्त एक अजनबी आदमी ने उसे बचा लिया। पुलिस से बचने के लिए वो उसे एक होटल में ले गया। शुरू में शान को लगा कि वो कोई विदेशी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ उसका भेष था। उसने शान को कपड़े बदलने को कहा और वो दोबारा पुलिस की नजरों से बच निकले। बाद में उस आदमी ने बताया कि वो कोई बुरा आदमी नहीं बल्कि एक क्राइम डिजाइनर है। वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरह के अपराध डिजाइन करता है। आज उसने शान को इसलिए बचाया क्योंकि वो उसके नकली नोट बनाने के टैलेंट को जानता था। वो शान के बचपन से लेकर अब तक की सारी जानकारी रखता था। जाहिर है कि उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। वो चाहता था कि वो दोनों मिलकर अमेरिकन डॉलर के बिल्कुल असली दिखने वाले नकली नोट छापे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहे तो उन्हें करोड़ों का फायदा होने वाला था। अगर वो आधा भी बांटे तो भी बहुत बड़ी रकम हाथ लगेगी। हालांकि शान को पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम ने उसका मन बदल दिया। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। शान के माता पिता नहीं थे, उसे उसके मास्टर ने पाला था। नकली नोट बनाने का हुनर भी उसने मास्टर से ही सीखा था। वो लोग एक मछली पकड़ने वाली नाव के नीचे बनी नकली नोटों की फैक्ट्री में काम करते थे। मास्टर पुराने ख्यालात के आदमी थे। उन्होंने तुरंत हाँ नहीं की। उन्हें सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं था। इसके अलावा उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी पहले से ही बहुत अच्छी है। हर रोज गरम गरम नूडल्स खाना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। हालांकि शान का मन था, लेकिन वो मास्टर की बात नहीं टाल सकता था। लेकिन जय ने भी आसानी से हार नहीं मानी। वो सीधा उनके पास पहुंच गया और तोहफे में 10 करोड़ रुपए रख दिए। ये सब क्या है? ये मैंने अभी फैसला नहीं किया है। ये 100 के नोट है, लगभग 30 लाख। मेहनत की कमाई है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए। ये लो, मैंने इस बैग को 50,000 से भर दिया है। अब तो आपको मेरी बात पर भरोसा हो गया होगा। इतनी बड़ी रकम देखकर मास्टर ने उन्हें अपनी फैक्ट्री दिखाई। यहाँ जगह कम थी, लेकिन मशीनें काफी अच्छी थी। फिर जय ने अपना प्लान बताया। मास्टर नकली नोट बनाएंगे और जय एक अमीर विदेशी बनकर कसिनो में जाएगा। शान वहाँ वेटर की नौकरी करेगा और कैश संभालने का काम करेगा। असली खेल शान को ही खेलना था। जब भी कोई ग्राहक चिप्स खरीदेगा तो वो चुपके से असली नोटों को अपने बनाए नकली नोटों से बदल देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना था, भले ही उनके नोट असली दिखते हों, लेकिन वो एक दिन में ज्यादा हेरा फेरी नहीं कर सकते थे। सब राजी हो गए। छपाई से लेकर कटाई तक उन्होंने जल्दी ही लाखों नकली नोट तैयार कर लिए। अब उनका काम पहाड़ खोदने जैसा था। बिना किसी को शक हुए वो हर रोज थोड़े थोड़े नोट बदलते रहे। 3 साल बीत गए और उन्होंने $30 मिलियन बदल लिए। जय ने वादा निभाया और शान को उसका हिस्सा दे दिया। जब वो लोग आखिरी बार खाना खा रहे थे तो शान भावुक हो गया। इन 3 सालों में उसे जय से लगाव हो गया था, लेकिन उनका रास्ता अलग था। शान को रोमांच पसंद था, लेकिन वो अपने मास्टर और उनकी बेटी को नहीं छोड़ सकता था। जय ये बात जानता था। जाते जाते उसने शान को एक कीमती लॉकेट दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसी रात मास्टर का फोन आया। किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस ने मास्टर को घेर लिया था। वो लोग पैसे मांग रहे थे। जाहिर है कि वो भ्रष्ट पुलिस वाले थे। मास्टर ने पैसे देने से मना कर दिया। जब शान वापस लौट रहा था तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मास्टर के घर में बम फटा था। गनीमत थी कि मास्टर की बेटी सुरक्षित थी, लेकिन मास्टर आग में फंस गए थे। शान अंदर जाने ही वाला था कि उसे एक जाना पहचाना आदमी दिखा। चेहरे पर नकाब था, लेकिन उसने उसे पहचान लिया। वो जय था जिससे वो आज ही मिला था। वो यहाँ क्या कर रहा था और ये धमाका कैसे हुआ? वो सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मास्टर को बचाना ज्यादा जरूरी था। लेकिन जब वो बेसमेंट में पहुंचा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। मास्टर अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्हें मारने वाला कौन था? क्या वो सच में जय था? आग बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा। लेकिन बाहर आते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त जय सामने खड़ा देख रहा था। तो क्या कातिल वही है? इसके जवाब में शान ने कहा, हमने 1 साल तक नोट छापने की तैयारी की, 1 साल कसिनो में काम किया और फिर एक ही दिन में किसी ने वो सारा पैसा चुरा लिया। $30 मिलियन कौन चुरा ले गया? अगर वो तुम नहीं हो तो जिस भी आदमी ने ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गैस मास्क वाला आदमी, हाँ वही। वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने फैक्ट्री जला दी और पैसे लेकर भाग गया। उसी ने मेरे मास्टर को मारा है। वो कहाँ है? बताओ मुझे, हम उसे ढूंढकर अपना बदला लेंगे। बचपन में वो ज्यादातर विदेश में रहा है। मैं बस उसका कोड नेम जानता हूँ। क्या तुम उसे कैप्टन कहते हो? 3 साल साथ काम करने के बाद उसे पता चला कि जय दरअसल एक वांटेड अपराधी है। इधर 2 डिलीवरी बॉयज कर्ज में डूबे हुए थे। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें एक जानलेवा फाइट में हिस्सा लेना पड़ा। वो दोनों भाई जैसे थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे से लड़ना था। उनमें से एक की माँ बहुत बीमार थी। अगर वो हार जाता तो उसकी माँ का इलाज नहीं हो पाता, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अपनी माँ के लिए उसे जीतना ही था। जीतने के बाद उसे बताया गया कि ब्याज माफ हो गया है, लेकिन असली रकम अभी भी चुकानी होगी। ये ड्रग लॉर्ड इतना बेखौफ इसलिए था क्योंकि वो पुलिस का बड़ा कैप्टन था। 5 साल पहले शान और जय ने मिलकर $30 मिलियन कमाए थे, लेकिन उसी रात शान की फैक्ट्री में धमाका हो गया था। शान का मास्टर उस धमाके में मारा गया और सारी दौलत कैप्टन और उसके आदमियों ने चुरा ली थी। वो धमाका कैप्टन नहीं करवाया था, लेकिन शान को ये नहीं पता था। उसे लगा कि मास्टर का कातिल उसका दोस्त जय है। बाद में शान को 3 साल की जेल हो गई। उधर कैप्टन ने उन पैसों से अपना काला धंधा शुरू कर दिया। उसने एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब खोला, लेकिन ये फाइट क्लब सिर्फ दिखावा था। असली कमाई तो बेसमेंट में चल रहे ड्रग्स के धंधे से होती थी। वहाँ कच्चा माल आता था और पैक होकर शहर में सप्लाई होता था। नशा बनाना, बेचना और करना सब कुछ वहाँ होता था। क्योंकि वो खुद पुलिस में था, इसलिए वहाँ कभी छापा नहीं पड़ता था। 3 साल की सजा काटने के बाद शान ने फिर से नकली नोट बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार मकसद पैसा नहीं बदला था। उसने जानबूझकर अपने नोट कैप्टन के इलाके में बेचना शुरू किया। वो चाहता था कि कैप्टन का ध्यान उस पर जाए। उसे शक था कि मास्टर की मौत के पीछे इसी गिरोह का हाथ है। वो चाहता था कि कैप्टन खुद उसे ढूंढता हुआ है। इस काम में मास्टर की बेटी एनी भी उसके साथ थी। एनी नकली नोट बनाने में तो कच्ची थी, लेकिन कंप्यूटर हैकिंग में वो उस्ताद थी। दोनों ने मिलकर बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने कैप्टन के
खास आदमी टाई को खरीद लिया। टाई कई सालों से कैप्टन के साथ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैसा थी। कभी कभी लालची होना अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से बिक जाते हैं। शान को पता चल गया था कि कैप्टन अब नकली नोटों का नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। वो अमीरों का काला पैसा सफेद करता था। इन्हीं ग्राहकों में एक नाम कैप्टन का भी था, जो अब प्रमोशन पाकर और बड़ा अफसर बन चुका था। शान को यकीन हो गया था कि धमाका कैप्टन और उसके साथियों ने ही किया था, क्योंकि दुश्मन ताकतवर है, इसलिए ये मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। ये खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब मैं उन्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। उनका प्लान था कैप्टन के क्रिप्टो अकाउंट को हैक करना। एनी अपनी हैकिंग से कैप्टन के सारे पैसे उड़ाने वाली थी। हालांकि उसका सिस्टम बहुत मजबूत था, लेकिन हैकिंग शुरू हो चुकी थी। देखते ही देखते बैंक के सर्वर पर हमला हो गया। एक के बाद एक अकाउंट हैक होने लगे। सारा डाटा और पैसा गायब होने लगा। सिस्टम पूरी तरह से उनके कब्जे में आ चुका था। कुछ ही पलों में 300 करोड़ की रकम साफ हो गई। कैप्टन को लगा कि उसके पार्टनर ने उसके पैसे हड़प लिए हैं। इससे उनके बीच फूट पड़ सकती थी। प्लान एकदम सही था, लेकिन शान ने एक गलती कर दी। बाजार में जो नकली नोट चल रहे थे, कैप्टन ने उन्हें पहचान लिया। उसे पता चल गया कि ये शान का काम है। साथ ही जब अकाउंट हैक हुआ तो बाकी अमीरों का पैसा सुरक्षित था, सिर्फ कैप्टन का पैसा गायब हुआ था। वो समझ गया कि ये शान की चाल है। मैंने अभी अभी चेक किया, मेरे सीक्रेट नेटवर्क को किसी ने हैक कर लिया है। सारा फंड गायब हो चुका है, लेकिन सिर्फ मेरा ही पैसा क्यों कटा और उसे मेरे अकाउंट की जानकारी कैसे मिली? मैंने बताया था न कि टाई लालची है। कैप्टन ये बात जानता था, इसलिए उसने शान से 10 गुना ज्यादा पैसे देकर टाई को वापस अपनी तरफ कर लिया। शान से निपटने से पहले कैप्टन के सामने एक और मुसीबत थी। वही फाइटर जिसे उसने कर्ज के जाल में फंसाया था। उधर सिर्फ अपना पैसा गायब देखकर कैप्टन को शक हो गया था कि उसके अपने ही आदमी उसे धोखा दे रहे हैं। तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना? नहीं बॉस, मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें कभी कोई नुकसान हुआ है? नहीं तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? मैं क्यों पूछ रहा हूँ? 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 मैं क्यों? रुको, 100 करोड़ रुपए अगर इसे भारतीय रुपए में बदलें तो ये एक आम आदमी के लिए कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन उसके जैसे आदमी के लिए ये शायद ज्यादा भी नहीं है। तो फिर 100 करोड़ के लिए तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत है क्या? जॉन, कैप्टन जॉन, तुम्हारे पास न तो पैसा है और न ही शोहरत। समझ गए? सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो हम कुछ मशहूर चीजें बेचते हैं, ठीक है? तुम्हारे ग्राहक दुनिया भर के अमीर लोग हैं। मुझे नहीं पता कि इसे 300 करोड़ का बड़ा पैसा कह सकते हैं या नहीं, लेकिन 300 करोड़ पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकते। इसलिए इसकी तैयारी पहले से ही थी। उसने एक प्लान की फाइल निकाली, जिसके अंदर का प्लान न सिर्फ खोए हुए 100 करोड़ चुका सकता था, बल्कि जॉन को और भी ज्यादा फायदा करा सकता था। जॉन को निपटाने के बाद एलेक्स ने रायन को बाहर बुलाया। बेशक असली मुलाकात का मकसद एलेक्स की गद्दारी थी। रायन को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अभी उसे इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि अपने सामने वाले धोखेबाज को कैसे सबक सिखाया जाए। तुमने ही तो कहा था कि पैसे साफ करने हैं, तो अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे? तुम तो हमेशा रोते रहते हो। मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। तो क्या हुआ? क्या तुम मेरा सामना करना चाहते हो? सामना करने का क्या मतलब? इस बार तुम पीछे से वार नहीं करना चाहते? क्या तुम किसी की जान नहीं लेना चाहते? क्या मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ? सच बताओ, सच सामने लाओ। अगर मैं सच बताऊं तो क्या तुम यकीन करोगे? क्या करोगे? अगर सच बता दिया तो वो मैं नहीं था। तुम हद पार कर रहे हो। तुमने इतना भयानक जुर्म किया है और ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम मेरे साथ काम कर रहे हो। तुम्हें पता है, अगर हम ये काम साथ मिलकर करें तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बकवास मत करो। उस वक्त मैंने तुम्हारे लिए 5 साल का बैंक कर्ज चुकाया था। एक ऐसी दुनिया में जहां असली पैसा गायब हो जाता है। उस वक्त मैंने तुम्हारे लिए 5 साल का बैंक कर्ज चुकाया था। एक ऐसी दुनिया में जहां असली पैसा गायब हो जाता है। मैंने तुम्हारे 5 साल का बैंक कर्ज चुकाया था। एक ऐसी दुनिया में जहां असली पैसा गायब हो जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां असली पैसा गायब हो जाता है। असली पैसा, सपनों का सुपरस्टार बनने की ये मेरी आखिरी असली कोशिश है। एना, कल मिलते हैं, ठीक है? रायन के सवालों पर उसने साफ इनकार कर दिया। बेशक रायन का शक अभी सिर्फ उसका अपना अंदाजा है। उस साल हुए धमाके और अंकल की मौत का उससे कोई लेना देना है या नहीं, ये तो कहानी में बाद में ही पता चलेगा। फिर से साथ काम करने के प्रस्ताव पर रायन का अपना ही एक प्लान था, और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपनी बहन सारा के साथ इस नए प्लान में शामिल होगा। खैर, चारों के मिलने के बाद उसने इस बार के प्लान की पूरी डिटेल बताई। वो बहुत सारे नकली नोट बनाना चाहता है और उन नोटों से माल खरीदेगा, फिर उस माल को बेचकर नकली नोटों को असली पैसों में बदल देगा। इस बीच के सारे काम एलेक्स संभालेगा, जबकि रायन हमेशा की तरह अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके नकली नोट बनाएगा। आखिर में दोनों 60-40 के हिसाब से हिस्सा बांट लेंगे। हिसाब से रायन को करीब 100 करोड़ मिलेंगे। बेशक पैसों की रकम उतनी जरूरी नहीं है। रायन के इस काम में शामिल होने का मकसद असल में बदला लेना ही था। रही बात की बदला कैसे लेना है, तो ये तो वक्त ही बताएगा। इस बार के नकली नोट पहले से काफी अलग थे। नोट जांचने की तकनीकें बेहतर होने के साथ उन्हें भी अपने तरीके बदलने पड़े। इसलिए मशीनों का काम संभालने वाले लियो ने पिछले 5 सालों में लगातार रिसर्च करना बंद नहीं किया था, और अब जाकर आखिरकार उसने आखिरी मुश्किल भी पार कर ली थी। इस खास प्रिंटिंग मशीन की मदद से वे एकदम असली दिखने वाले नकली नोट बना सकते थे। ये ऐसे नकली नोट होते हैं जो इतनी सफाई से बनाए जाते हैं कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन होता है। इसके बाद टीम ने एक बार फिर साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड फैक्ट्री में नकली नोटों की छपाई शुरू कर दी। करीब 15 दिनों के बाद उन्होंने माल खरीदने के लिए जरूरी रकम जमा कर ली। बेशक रायन के बदले के प्लान को भी आखिरकार एक मौका मिल ही गया। उस रात जब सब पार्टी कर रहे थे तो उसने सबकी नजर बचाकर चुपके से असली नोटों को अपने बनाए नकली नोटों से बदल दिया। इसलिए बिल चुकाते वक्त उसने उन्हीं नकली नोटों का इस्तेमाल किया, और इसके बाद उसने पुलिस को खबर कर दी। उसने पुलिस को उस रेस्टोरेंट का नाम बताया जहां पेमेंट की गई थी।
क्या आपकी कोई मांग है? नहीं, मैं बस एक मुखबिर ही बने रहना चाहता हूँ। एक मुखबिर की पहचान हम पूरी तरह से गुप्त रखेंगे ताकि कोई भरोसे की दिक्कत न हो। अगर आप मेरे बताए पते पर जाएंगे तो आप फौरन सब कुछ पता लगा लेंगे। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि एलेक्स को उसके नोट बदलने के बारे में पहले ही पता चल गया था। वो तो बस उसके पुलिस को बुलाने का ही इंतजार कर रहा था। बदला लेने का प्लान नाकाम हो गया और सिर्फ नाकाम ही नहीं हुआ बल्कि एलेक्स ने उसे फिर से इस्तेमाल किया। उसने सारा को धमकी देकर रायन को और भी ज्यादा नकली नोट छापने पर मजबूर कर दिया। इस बार पूरे 500 करोड़ के नोट थे। लेकिन एक दिन जब रायन बाहर गया तो एक हादसा हो गया। वो वादे के मुताबिक एक बंदरगाह पर आया, लेकिन बीच रास्ते में एक कंटेनर से कुचलकर मरते मरते बचा। उसे शक हुआ कि एलेक्स उसे रास्ते से हटाना चाहता है। कोई और रास्ता न देखकर उसने पुलिस को बुलाकर सरेंडर कर दिया। लेकिन उसने खास तौर पर डिटेक्टिव शर्मा को केस संभालने के लिए कहा और फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया। तुम्हें क्या लगा मैं हार मान लूंगा? तुम्हें क्या लगा मैं हार मान लूंगा? तुम्हें क्या लगा मैं हार मान लूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं हार मान लूंगा? क्या तुम्हें लगता है मैं हार मान लूंगा? क्या तुम सोचते हो मैं हार मान जाऊंगा? तुम्हें क्या लगा मैं हार मान लूंगा? तुम्हें क्या लगा मैं हार मान लूंगा? मैं जानता हूं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि बस यही तक। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे और एमी के मामले को रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर मैं तुम्हें देश छोड़कर जाने दूंगा और फिर ये ड्रिंक खत्म करो। कैसा लगा? तुम उस कमीने के चक्कर में 3 साल से बर्बाद हो रहे हो। ठीक से सोचो रायन ने क्या फैसला किया ये बाद में देखेंगे। इस बीच एलेक्स ने सारा को ढूंढ लिया। रायन के सरेंडर करने की बात उन्हें पता चल चुकी थी, इसलिए अब उन्हें किसी भी तरह रायन का मुंह बंद करवाना था। साथ ही उसे पुलिस स्टेशन से बाहर भी निकालना था। जाहिर है ये सब वो खुद को बचाने के लिए भी कर रही थी। क्यों? तुम्हारे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है ना? पुलिस का खबरी वाला फोन कट गया और फिर उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया, इसलिए मैं सीधे पुलिस स्टेशन चला गया। इस बार भी 5 साल पहले की तरह सिर्फ सारा अकेली रह जाएगी। जेल के पीछे जॉन की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए एलेक्स मुसीबत में फंस गया। इसलिए रायन अकेले ही जेल से बाहर आया। लेकिन इस बार मैं उसी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। 500 करोड़ में से आधे के बदले मैं उससे हमारी हिफाजत करने के लिए कहूंगा। हमें बचाने की जिम्मेदारी बेशक इसमें सारा भी शामिल है। क्या मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करना चाहिए? अगर यकीन नहीं है तो छोड़ दो, तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। सारा, मैं उसे जरूर बाहर निकालूंगा। इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। एलेक्स के मुताबिक जॉन के पीछे जो रहस्यमयी लोग हैं वे असल में बैंक का प्रेसिडेंट, कुछ दूसरे नेता और अदालत के सरकारी वकील है। उनका रिश्ता एक जाल की तरह है, एक ऐसा जाल जिसमें सब एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नेता हो, वकील हो या फिर बैंक का प्रेसिडेंट। उन सबके अपने अपने फायदे हैं और कैप्टन जॉन इस जाल में सबसे निचले पायदान पर है। उसका मुख्य काम ऊपर बैठे लोगों के लिए पैसा बनाना है और ये पक्का करने के लिए कि उसका काम बिना रुकावट के चलता रहे, ऊपर वाले लोग हर तरह से उसे हर सुविधा देते हैं। और अब जॉन ने एलेक्स से मिली वो प्लान वाली फाइल बैंक के प्रेसिडेंट को दे दी है। आखिर उस प्लान में क्या था और हाल ही में छापे गए 500 करोड़ का उससे क्या लेना देना है, ये कहानी में अभी नहीं बताया गया है। लेकिन प्रेसिडेंट के हाव भाव देखकर लगता है कि इसमें फायदा बहुत बड़ा है। इसलिए इन बड़े लोगों की सहमति से जॉन ने एलेक्स से मुलाकात की ताकि वो और गहरी साझेदारी कर सके। तो आखिर एलेक्स का प्लान है क्या? रायन का पुलिस स्टेशन में दिखना, क्या ये सच में सरेंडर था या प्लान का ही एक हिस्सा? बैंक के नीचे खोदी जा रही सुरंग आखिर किस लिए है? अगले गुरुवार को नई कहानी आने के बाद हम सबसे पहले आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।